नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांद कुबा और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इन आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश के दो नाम लिखे गए हैं, दैट इज़ इंडिया और दूसरा नाम है भारत। अब भारत होगा क्या? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है कि भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो हमारे राज्य हैं उनकी यूनियन होगा हमारा देश। अब इंडियन यूनियन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग द यूनिट्स। अब देखिए इसका क्या मतलब है। इसको समझने के लिए पहले हम अमेरिका का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब अमेरिका बना था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना था, तब असल में हुआ क्या था। तब 13 छोटी छोटी स्टेट्स इनिशियली इकट्ठी हुई थी और उन 13 छोटी छोटी स्टेट्स ने एक फैसला लिया कि हम मिलकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि फेडरल गवर्नमेंट बनाएंगे। ये जो फेडरल गवर्नमेंट होगी इसके हाथ में हम कुछ सब्जेक्ट्स देंगे जो कि हमें सबको कॉमनली रिक्वायर्ड होंगे, जैसे डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम सारे देश में एक साथ देखना चाहते हैं या एक समान लागू करना चाहते हैं, क्योंकि सारे देश में एक ही करेंसी होनी चाहिए, सारे देश में डिफेंस जो है वो कलेक्टिव डिफेंस होना चाहिए और एक ही कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। सो उन्होंने अग्रीमेंट किया, ये 13 स्टेट्स ने अग्रीमेंट किया और एक नए देश का निर्माण कर दिया जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। तो वहाँ पर हुआ क्या कि स्मॉल यूनिट्स केम टुगेदर, हैड एन अग्रीमेंट एंड फॉर्म्ड अ कंट्री। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया में पूरा एक देश था और उस देश को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, यानी कि उस देश की प्रॉपर गवर्नेंस हो सके, इस वजह से हमने अपने देश को छोटे छोटे स्टेट्स में बांटा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएस में क्या है, क्योंकि स्मॉल स्टेट्स इकट्ठी होकर अपना देश बना रही हैं, तो जब आप एक ग्रुप बनाते हो तो आपके पास ये अधिकार हमेशा रहता है कि आप उस ग्रुप को जब चाहें छोड़ सकते हैं। इसी तरह से यूएस में भी यही हाल है कि अगर वो स्टेट्स चाहें तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अलग होने की डिमांड रख सकती हैं। ऐसा हुआ भी है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर से स्टेट्स को बनाया है। तो इन स्टेट्स के पास अपना कोई खुद का कोई इंडिपेंडेंट वजूद नहीं था, इसलिए आज ये स्टेट्स जो हैं इंडिपेंडेंटली देश से अलग होने की डिमांड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ जो और देखने वाली है कि इंडिया दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इस यूनियन में क्या आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, जब हम यूनियन वर्ड यूज़ करते हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 28 स्टेट्स की ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उसमें 28 स्टेट्स के साथ साथ जो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी उसका हिस्सा मानी जाती हैं। ये जो दोनों पॉइंट हैं ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आर्टिकल 3 देख लेते हैं। इट ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू ऑल्टर द एरिया और बाउंड्री और चेंज द नेम ऑफ स्टेट। देखिए, अगर मैं किसी चीज़ का निर्माण कर रहा हूँ तो मेरे पास ये पूरा अधिकार है कि मैं उस चीज़ में बदलाव भी ला सकूं। इसी तरह से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे देश में स्टेट्स का निर्माण किया है। इस वजह से हमारी जो पार्लियामेंट है उसके हाथ में ये पावर है कि वो अगर चाहे तो किसी भी एक स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है, दूसरी का कम कर सकती है, चाहे तो एक स्टेट का बाउंड्री जो है वो चेंज कर सकती है या स्टेट्स के नेम भी चेंज कर सकती है। अब ये कैसे होता है, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स हो तो वो कैसा होता होगा। देखिए, मान लीजिए यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट है। अगर हम चाहें कि यूपी को हम 4 छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके 4 छोटी छोटी स्टेट्स क्रिएट कर देंगे, तो अगर ऐसा करना हो तो कैसे होगा, उसका एक प्रोसेस होगा। सबसे पहले तो एक बिल प्रिपेयर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। ये जो बिल है इसको कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जो है, याद रखें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ कैबिनेट, अगर कैबिनेट चाहे तो भेज सकती है काउंसिल के पास, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के पास भी ये पावर है कि वो इसको अप्रूव कर सकती है। अगर ये बिल कैबिनेट से अप्रूव हो जाता है तो इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है उनकी रिकमेंडेशन के लिए।
प्रेसिडेंट इसको आगे स्टेट के पास भेजेंगे, जिस स्टेट को हम तोड़ना चाह रहे हैं या जिसके हम 2 टुकड़े या 4 टुकड़े करना चाह रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस बिल को उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास भेजेंगे और उनसे राय जानेंगे। उनको बोलेंगे कि हम आपकी स्टेट को 4 टुकड़ों में अलग अलग बांटना चाह रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलएज हैं वो उस पर अपनी राय रखेंगे और जो भी वो राय देना चाहें वो उस पर दे सकते हैं। प्रेसिडेंट उनको एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट देंगे, मान लीजिए 15 दिन या 1 महीना या जैसा भी वो उनको सही लगे, और जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको उसी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में अपना जवाब प्रेसिडेंट को देना होगा या अपनी राय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देनी होगी। यहाँ पर एक चीज़ और देखने की है कि अगर वो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में अपनी राय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस राय से बाध्य होंगे या उस राय को मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि वो उस एडवाइस को वो फॉलो करें। वो अगर मान लो यूपी को अगर हम बांटना चाहते हैं तो ये डेफिनेट है कि वहाँ के कुछ तबकों से ये आवाज़ उठेगी कि यूपी को नहीं बांटा जाना चाहिए या एक स्टेट को नहीं बांटा जाना चाहिए, पर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रेसिडेंट इस बिल को, यानी कि स्टेट्स का जो डिवीज़न का प्रपोजल है, इस बिल को पार्लियामेंट के पास भेजेंगे और पार्लियामेंट यहाँ पर इस बिल को सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास करके उस स्टेट को 4 टुकड़ों में बांट सकती है। याद रहे, सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है जी। 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, MPV। हमने अलग से एक वीडियो में मेजॉरिटीज़ का टॉपिक कवर किया है। अब ये जो पावर है, डिवीजन ऑफ स्टेट्स की पावर है, ये स्टेट्स की डिवीजन की पावर MLAs को क्यों नहीं दी गई और पार्लियामेंट को क्यों दी गई? तो इस पर जब डिबेट हुआ था तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो उन्होंने एक रीज़न दिया था कि देखिए, हमारे देश में रीजनलिज्म की भावना है। हर एक स्टेट में रीजनलिज्म की भावना देखने को मिल सकती है। मान लीजिए कोई बड़ी स्टेट है, उसको अगर हम देखें तो हो सकता है वो 2 रीजन्स में बटी हो, एक बड़ी रीजन है और दूसरी छोटी रीजन है। अब जो MLAs बड़ी रीजन से आते हैं वो हमेशा अपनी रीजन की डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे और जो छोटी रीजन से आते हैं वो अपनी रीजन की डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे। तो ऐसा पॉसिबल है कि बड़ी वाले क्योंकि ज़्यादा संख्या में हैं, बड़ी वाले MLA ज़्यादा संख्या में हैं, तो वो छोटी रीजन के रिसोर्सेज को अपनी रीजन की डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करें। सो ऐसी सिचुएशन में अगर पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है तो पार्लियामेंट अकॉर्डिंगली स्टेट को डिवाइड करके और ये इंश्योर कर सकती है कि हर एक रीजन की इक्विटेबल डेवलपमेंट हो। अब हम समरी देख लेते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 की अगर समरी की बात करें तो इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि इंडिया की जो स्टेट्स हैं दीज आर डिस्ट्रक्टिबल इन नेचर, यानी कि इंडिया के जो राज्य हैं उनको तोड़ा जा सकता है। अगर आर्टिकल 1 और 3 दोनों की समरी, कलेक्टिव समरी या कंबाइंड समरी की बात करें तो हमें क्या पता चलता है कि इंडिया इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, यानी हमारा ये जो देश है ये एक ऐसी यूनियन है जिसको नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि इसकी जो कंपोनेंट स्टेट्स हैं वो इंडिया से अलग नहीं हो सकती, लेकिन जो इसकी कंपोनेंट्स हैं यानी कि इसकी स्टेट्स हैं उनका डिस्ट्रक्टिबल नेचर है, यानी कि उनको तोड़ा जा सकता है। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि अगर कोई ऐसा बिल लाया जाता है जो कि आर्टिकल 3 के अंडर लाया जा रहा है, यानी कि स्टेट को विभाजित करने या स्टेट की बाउंड्री या नाम बदलने का बिल होगा, तो वो आर्टिकल 368 यानी कि 368 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं माना जाएगा। 368 में क्या कहा जाता है ये एक अलग वीडियो का विषय है, सो हम यहाँ पर नहीं छेड़ेंगे। बस यहाँ पर बात ध्यान रखने की है कि आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 3 के अंडर कोई बिल लाकर अगर किसी स्टेट के एरिया को कम ज़्यादा किया जाता है या बाउंड्री को या नेम को चेंज किया जाता है तो वो आर्टिकल 368 के हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं माना जाएगा। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि जब एक आर्टिकल 3 के अंडर कोई बिल आ रहा है जिसमें हम एक स्टेट का एरिया, बाउंड्री या नाम बदल रहे हैं, तो उसको इफेक्ट में लाने के लिए या प्रभाव में लाने के लिए हमें शेड्यूल 1 और 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करनी पड़ती है। पर उसके बावजूद भी ये जो बिल होगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं माना जाएगा। अब बिल अंडर आर्टिकल 3 इज़ द ओनली ऑर्डिनरी बिल। ये चीज़ को ध्यान देखने की ज़रूरत है कि आर्टिकल
3 के अंडर जो बिल आ रहा है ये इकलौता एक ऐसा ऑर्डिनरी बिल है जिसको पार्लियामेंट में लाने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। पढ़ें, अ बिल अंडर आर्टिकल 3 इज द ओनली ऑर्डिनरी बिल दैट नीड्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर इंट्रोडक्शन इन द पार्लियामेंट। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।